बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, पाक फ़ौज में आला सतह के तकर्रुर व तबादले और नदीम अंजुम DGISI तैनात हो चुके हैं और फैज़ हमीद जो हैं वो कोर कमांडर पेशावर जो हैं मुंतखब हुए हैं और ये बहुत बड़ा जो तब्दीली की लहर आई है फ़ौज के अंदर, इसके ऊपर बात करेंगे कि इंतहाई पॉजिटिव जो तकर्रुर तबादले हुए हैं इनके इम्पैक्ट्स क्या हैं, और चेयरमैन नैब की तकर्रुर के हवाले से भी बात करेंगे। जहां पे फ़ौज में तकर्रुर तबादले हुए हैं तो वहां पर चेयरमैन नैब की तकर्रुरी जो है वो मुतनाज़ बनी रही और इस वक्त जावेद इकबाल साहब जो हैं वो बदस्तूर चेयरमैन है। ऑर्डिनेंस नया जारी कर दिया गया और बहुत से जो इख्तियारात हैं वो भी कम किए गए हैं और नए तकर्रुर तक जो है जावेद इकबाल चेयरमैन नैब ही रहेंगे। और अपोजिशन ऑर्डिनेंस मुस्तरद करती हुई दिखाई देती है और अपोजिशन ये कहती हुई नज़र आती है कि ये तमाम के तमाम फैसले जो थे ये तमाम यकतरफा तरमीम लाई जा रही हैं, एहतसाब के अमल में भी यकतरफा तरमीम लाई जा रही हैं और हुकूमत की जानिब से बड़ा रिज्ड रवैया दिखाई दे रहा है। वो अपोजिशन लीडर के साथ किसी किस्म की मुशावरत करने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं बैठूंगा। आरिफ अलवी साहब अगर बात करते हैं तो करें, और फवाद चौधरी का बिल्कुल ही अलग ही बयान है। वो कहते हैं कि जी अपोजिशन लीडर बदल दें तो हम जाके तब बात करेंगे। अगर अपोजिशन लीडर से बात करना ही चाहते हैं और करवाना ही चाहते हैं तो ये सूरत हाल है और शराइत व ज़वाबित सामने रखे जा रहे हैं। इस तमाम में सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। जबकि बलोचिस्तान में भी एक हाड़ पेछाड़ हो रही है और जो अरकान हैं वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तब्दीली की लहर बलोचिस्तान असम्बली के अंदर भी है। देखना यह है कि वहाँ पर क्या तब्दीली आती है। जाम कमाल साहब के हाथों से इख्तियारात जाते हैं या फिर वो अपना इक़्तिदार संभालने में कामयाब रहेंगे। सादिक संजरानी साहब का भी किरदार इसके अंदर देखेंगे। लेकिन पंजाब के अंदर तब्दीली आई और फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो हैं वो हटा दिए गए और हसन खाबर जो हैं वो तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए हैं। तो पंजाब के अंदर ये तब्दीलियाँ बारहा आती रही हैं और अभी दोबारा से ये तब्दीली आई है और मरदमशुमारी के तहत तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर जो आइंदा इलेक्शन होने की बात की है वज़ीर आज़म साहब ने। उन्होंने कहा कि EVM जो है वो शफाफियत लेके आएगी और EVM की कॉस्ट के हवाले से भी बात की गई है। तो इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और पेट्रोलियम मसनूआत जी महंगी हो चुकी हैं लेकिन हुकूमत जो है वो IMF के साथ मुज़ाकरात करने जा रही है, मुज़ाकरात कर रही है। $1 अरब डॉलर जो हैं वो आने हैं IMF की तरफ से। अब मुज़ाकरात किस तरीके से कामयाब होते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले भी IMF की तमाम शराइत को कबूल कर ही लिया गया जिस तरीके से महंगाई आप देख रहे हैं। और अभी पेट्रोलियम मसनूआत के साथ अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। तो फिर IMF के पास दोबारा जाएंगे तो आवाम कहाँ जाएगी, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। तो जनाब चौधरी खादिम अली मांडला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। खादिम अली मांडला साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पाक फ़ौज में होने वाले आला सतह के तकर्रुर तबादलों की बात करेंगे कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और नदीम अंजुम जो हैं DGISI और फैज़ हमीद साहब जो हैं वो कोर कमांडर पेशावर जो हैं बन चुके हैं। किस तरीके से इन तैनातियों को देख रहे हैं और इंतहाई पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं इनके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहसन। ये आर्मी में एक रूटीन की पोस्टिंग ट्रांसफ़र और ये साथ ही तरक्कियाँ ये सिलसिला चलता रहता है। तो चूँकि अभी फैज़ हमीद साहब को काफ़ी अर्सा हो गया था, टाइम इनका पूरा हो गया था ISI में, और आगे जाने के लिए 4 स्टार जनरल बनने की एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि उस जनरल को किसी कोर की कमांड करना ज़रूरी होती है। तो इस वजह से भी उनकी पोस्टिंग जो है ना वो ड्यू थी, वहाँ उन्हें जाना था। और जो नए जर्नैल आए हैं उनकी जगह नदीम अहमद अंजुम साहब, तो ये भी बिल्कुल जो भी जर्नैल है पाकिस्तान आर्मी में बड़े प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट होते हैं और तमाम मराहिल से गुजर के आए होते हैं। फैज़ हमीद साहब की खिदमत को ही देख लें तो तमाम की तमाम कॉम्पिटेंसी जो है वो जाहिर है। मतलब फैज़ हमीद साहब ने जितना अपना टर्नओवर गुजारा बड़ा कामयाब, बड़ा अच्छा, और दुनिया भी सराहती है पाकिस्तान, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस का हमें सामना और आगे मज़ीद सख्त चैलेंजेस है। तो मेरा ख्याल है कि जितने सख्त चैलेंजेस हैं उनको सामने रखते हुए जो अपॉइंटमेंट नदीम अहमद अंजुम साहब की है वो बेहतरीन एक अपॉइंटमेंट की है, क्योंकि इन्होंने वज़ीरस्तान, वाना, फाटा, हंगू में, ऑपरेशन ज़रब अज़ब में हैज़ ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। फिर ऑपरेशन रद्दल फसाद में हैज़ IGFC बलूचिस्तान में जो है ना वहाँ फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। फिर
कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोटा के कमांडेंट रह चुके हैं, कोर कमांडर कराची से पहले, तो भी मेरा ख्याल कराची कोर कमांडर की कमांड, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी जो मेन कमांड्स थी वो जो कर चुके हैं तमाम एरिया से। तो फिर आगे अभी जैसे साथ ही पोस्टिंग हुई फैज़ हमीद साहब की पेशावर में जो 11 कोर कमांडर की, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ अफगानिस्तान के साथ जो अभी सूरत हाल बनी हुई है उसमें भी बहुत मुनासिब है, तो मैं बड़ी बेहतरीन जो पोस्टिंग वो मैं समझता हूँ वो हुई है। सही, बहुत बेहतरीन पोस्टिंग्स हुई हैं और बिल्कुल ये रूटीन का मामला है और हमारी जो पाक फौज है इंतहाई बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और करंट सिनेरियो में भी जो तकर्रुर तबादले हुए हैं वो इंतहाई पाकिस्तान के मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए हैं। लेकिन और भी इदारों में तकर्रुरियों की बातें हो रही हैं, तब्दीलियों की हवाएं भी चल निकली हैं। आज ही के प्रोग्राम में हम इन तमाम तकर्रुरों और तब्दीलियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो चेयरमैन नैब के तकर्रुर की बात करते हैं। तो चेयरमैन नैब के तकर्रुर आपने देखा बहुत ही मुतनाज़े रहा और नैब अगर इदारे को देखा जाए तो वो इदारा भी बहुत ज़्यादा मुतनाज़े रहा है और जावेद इकबाल साहब जो हैं बदस्तूर चेयरमैन हैं, हुकूमत जो है वो उनके ऊपर डटी हुई है कि वही, ये भी इशारे दिए जा रहे हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में भी वही चेयरमैन होंगे। तो क्या आपको नज़र आता है कि वही होंगे चेयरमैन? देखिए बात यह है सर कि जो चेयरमैन नैब की तकर्री का सवाल है ना, वो ये है कि कानून साजी इस तरीके की कर दी गई है पहली हुकूमतों ने, पीपल पार्टी और नून लीग ने, दोनों ने मिलकर कि जो भी चेयरमैन लगाना है अपोजिशन और हुकूमत बामी मशावरत से लगाएंगे। अच्छा, और ये मैं आज से नहीं कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि अगर दो चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को कहा जाए कि कोई थानेदार लगाए तो वो किस तरीके का लगाएंगे। तो ये तो ऐसे ही है, जब ये लगाया इसको जावेद को, तो मेरा ख्याल है वो खुर्शीद शाह जो अभी तक जेल में है और दूसरा शाहिद खकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त का, जो खुद नैब को मतलूब और जमानतें पता नहीं कैसे बार फिर रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये दोनों की सिलेक्शन थी, किस तरीके का लगाना था। और यही वजह है कि आज तक नैब जो है ना वो कोई भी खातर खा नताइज नहीं दे सकी कि अगर कोई इंडिपेंडेंट और मेरिट के ऊपर लगता तो ये जितने चोर लटेरे बाहर फिर रहे ये बात ना होते। तो इस हुकूमत की मंशा तो है कि हम भी देखो ना कि अपोजिशन लीडर से बात करने से मुराद क्या है कि एक चोर से आपने बात कर दी है। सही, वो इसी के ऊपर मजीद बात करते हैं। अपोजिशन लीडर से बात करने के ऊपर जो हुकूमत का रवैया सामने नजर आ रहा है इसके ऊपर बात करते हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं नाज़रीन, वापस आते हैं और चेयरमैन नैब की तकर्रुरी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। चेयरमैन नैब की तकर्रुर के हवाले से बात हो रही थी और खादिम अली मांडला साहब आपने देखा, हुकूमत का रवैया भी देखा, अपोजिशन की तनकीद भी देखी। अपोजिशन कहती है एक तरफा तरमीम है और हुकूमत कहती है हमने अपोजिशन लीडर से बातें नहीं करती। लेकिन अपोजिशन के बयानात में भी मुख्तलिफ तब्दीलियाँ हैं। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं मैंने तो बिल्कुल बात नहीं करनी, सदर साहब करें, सदर साहब मुशावरत के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं आप अपोजिशन लीडर बदल लें। क्या ऐसा भी होता है? देखिए बात यह है कि ये तो बड़ी एक ना होने वाली बात है कि इमरान खान नहीं करेगा तो आरिफ अलवी कर लेगा। भाई पार्टी एक है, सदर करे या प्राइम मिनिस्टर करे तो ये तो बस लोगों को एक धोखा देने वाली बात है कि नहीं करनी तो नहीं करनी है। पक्की कानून साजी करे, आपने ऑर्डिनेंस निकाला है, ऑर्डिनेंस के तहत आप काम चलाएं कि या फिर उससे बैठ के बात करें। तो ये नालायकी किसकी है? नालायकी तो सारी अदारों की है कि अगर 4-5 साल में इनको सजाएं नहीं दी आप लोगों ने, इनको सस्पेंड नहीं किया, अगर इनको सजाएं हो जाती तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाते, डिस्क्वालीफाई हो के अपने जेल में अपना सफर काटते। तो अदारों ने छोड़ा किस लिए बाहर? इसीलिए कि पूरे निज़ाम को जो है ना आप बिल्कुल उसको समझ ही ना पाए कि भाई खुदा का खौफ, बार बार पूरी दुनिया, पूरा मुल्क तंग है कि इनको जल्द अज जल्द इनको पाया तक मील तक पहुंचाएं। को सजा देने में देर लगती है, असासे उनके हैं, टीटियाँ उनकी हैं, काउंट उनके हैं, सजा देनी है भाई आप डिस्क्वालीफाई हो और इतने साल जाके जेल में बैठो, जाके कोई चक्की पीसो उधर जाके। भाई जब बाहर छोड़े हैं तो फिर बातें करो,
फिर बातें ना करने का जवाब भी नहीं बनता कि भाई वो MNA तो है ना, अपोजिशन लीडर भी है, फिर एक तो नहीं है ना भाई, हुकूमत के अंदर भी तो बैठे हैं। सही। कि जो नैब को मतलूब है कबीना के अंदर बैठे हैं, अगर कबीना के अंदर बैठे हुए वज़रा के साथ प्राइम मिनिस्टर मशवरे कर सकता है तो फिर उनसे भी करना चाहिए। सही। या तो फिर उनको भी निकालो कि भाई मैं अपनी कबीना में कोई नैब लेकिन उनके बगैर का जो है ना बगैर की चारा भी नहीं चलता ना। अगर आप अभी पेंडोरा लीक्स देख लें तो पेंडोरा लीक्स में किन लोगों के नाम बहुत ज्यादा हैं, वो तमाम सूरत हाल भी आपके सामने पेंडोरा लीक में है ना, पेंडोरा लीक में है तो मुझे बताएं कि पेंडोरा पहले पनामा लीक का क्या हुआ है, ये पनामा लीक का मुझे बताएं ना क्या हुआ, विकी लीक्स का क्या हुआ, कितनी लीक्स इस मुल्क में आ चुकी हैं, हजार लीक्स। अच्छा। लेकिन जब उनके फैसले नहीं आने, किसी को पकड़ना ही नहीं, किसी को जेलों में डालना ही नहीं है, किसी को डिस्क्वालीफाई करना ही नहीं है, तो तमाशा आवाम के लिए। सही। यानी आपको लग रहा है कि हुकूमत को इस रिज्ड रवैये से बाहर निकलना चाहिए और उन्हें बात करनी चाहिए। और भाई बात यह है कि अदालतों से रिक्वेस्ट करें। अच्छा। कि भाई 1 महीना 15 दिन के अंदर फैसला हो जाता है। सही। फैसला करने में क्या मसला है? सही। फैसले की बात आप कर रहे हैं। जितना गंद है, ये गंद अगर जेलों में पड़ा हो तो ना कोई बंदा छोड़, तो अदालत भी तो कहती है ना कि सबूत लेके आए, लेकिन फैसलों की बात हो रही है, एक और सामने फैसलों की बात हो रही है। एक और फैसले की बात करते हैं। मरियम नवाज साहिबा की जो दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मंजूर की गई है और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खूब गर्जी बरसी हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जो केस है वो सियासी इंजीनियर्ड है। क्या आपको लगता है कि सियासी इंजीनियर्ड है? और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि पनामा लीक्स के ऊपर GITs बन गई और भी GITs बन गई, तो पेंडोरा लीक्स के ऊपर भी अब GIT बनाए ना, तो क्या हुकूमत GIT बनाएगी? देखिए बात यह है कि जब पनामा लीक्स आई तो इमरान खान अपोजिशन में थे, PTI हुकूमत केस लेके गई, जहां जहां गई एहतजाज किए, तो अपोजिशन जो है ना एहतजाज करे ना, जाए मुकदमा लेके सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। कि इस पनामा लीक जो पेंडोरा आया पेपर्स, पेंडोरा पेपर, इसके ऊपर बनाए GIT। तो ये अपोजिशन जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वहां पिटीशन फाइल करे, जाए, देखो जाए कैसे, कौन जाए, उसमें कौन बच गया, कोई सियासतदान उसमें, कोई गरीब आदमी तो कोई नहीं, जर्नल उसमें, जुडिशरी उसमें, मीडिया उसमें, कौन बंदा पड़ा? 700 बंदा है, 400 बंदा पनामा लीक में था। और यही हम चीखते हैं, यही पीटते हैं। देखो पकड़े कौन, जिन्होंने पकड़ने हैं उनके पास खुद की रसीदें नहीं। सही। यानी ऑपोजिशन को भी खुद जाना चाहिए। देखो मरियम उस जुडिशरी के ऊपर बात करती हैं कि सबसे पहला जो हमला किया, सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फैलांगी सारी दुनिया के सामने, तो वो कौन थे? यही नून लीग थी। जस्टिस कयूम, वो वीडियो टेप आज भी सारी निकाल के पूरी दुनिया को सुना सकते हैं आप कि किस तरीके से छोटे मियाँ साहब उसको फोन करते हैं कि बड़े मियाँ साहब ने कहा कि इनका 12 साल सजा दो, ये वो इस तरह की जुडिशरी चाहते हैं। सही। फिर वो पुराना मिलिट्री चीफ जो आसिफ नवाज, उसको BMW की चाबी, ये तो पुराना वो ब्लैक मेलर खानदान है, सारी दुनिया को पता है। यानी आप यही चाहते हैं, वो चाहते हैं। ब्रेक पर जा रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं। और जैसे ऑपोजिशन, जिस ऑपोजिशन को GIT बनाई गई थी पहली इमरान खान साहब की जानिब से, इसी तरह अभी भी जो है उसको भी जाना चाहिए और पेंडोरा लीक्स के हवाले से बात करनी चाहिए। तो ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तकर्रुरों और तबादलों के ऊपर तो गुफ्तगू कर ली, अब ज़रा IMF से होने वाले मुज़ाकरात के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मांडा साहब, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो हैं मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, वर्चुअल मुज़ाकरात भी जारी हैं और $1 अरब की किस्त के लिए ये मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा दौर है और फिर इसके बाद पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। तमाम सूरत हाल आपने भी देखी, 12 कहा गया है हम IMF के पास नहीं जाएंगे, फिर IMF के पास गए, फिर ये कहा गया IMF की पॉलिसीज़ को नहीं मानेंगे, लेकिन उनकी पॉलिसीज मनो इन जो सिनेरियो में बनता नजर आया उसमें देखा जाए तो मनो इन मानी गई। और अब महंगाई जो है आसमान पर पहुंच चुकी है। तो आइंदा आने वाले वक्तों में क्या होगा? आइंदा आने वाले वक्तों में मजीद महंगाई होगी, मजीद ये जितनी बदहाली आप मुआशी देख रहे हैं ये बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि ये आप कशकोल उठा के भीख मांगते हैं, कर्ज लेते हैं और कर्ज का आप सूद देते हैं
और सूद की हालत ये है कि योमिया जो एक दिन का हमारा सूद है वो 8.5 अरब रुपया एक दिन का है। 122 अरब डॉलर का मुल्क मकरूज हो चुका है। तो जितना आप कर्ज लेंगे और बड़े शमियाने ढोल बजाएंगे, मिन्नतें करेंगे, समाजतें करेंगे, उनकी हर टर्म एंड कंडीशन भी मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? जब जिनका पैसा होता है उनकी माननी पड़ती है। आप किसी बैंक में चले जाएं, किसी बंदे से आप उधार लें तो उसकी टर्म एंड कंडीशन पे कर्ज आपको मिलेगा। अगर आप अपनी कोई शराइत बनाना चाहते हैं तो वो कहते हैं जनाब माजरत जाए, दरवाजे बंद हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक इस लानत से हम जान नहीं छुड़ाएंगे, सूद से, कर्ज से, भीख मांगने से, तो मैं तो बार बार कहता हूं कि अल्लाह करे कि वो ऐसा दिन आए कि तमाम दुनिया इनको रिजेक्ट करे, जहां जहां कशकोल लेके जाएं तो इनको दरकार के बाहर फेंके, भाग जो जाके अपने पाँव पे खड़े हो जो। जिस बंदे को भीख मांगने की आदत पड़ जाए, कर्ज लेके मुल्क चलते हैं, मुल्क कितने चलेंगे? कि आज आप हर चीज कंप्रोमाइज कर लेते, कैसे नहीं करोगे? क्योंकि आपकी आमदन आधी है और खर्चा आपका डबल है। जो आपके सामने जो बजट हाल ही में जो चल रहा है 8,487 अरब का आपका बजट है और 4,000 अरब आपकी आमदनी है। तो बाकी 4,500 जी कशकोल लेना है, पकड़ना है, कर्जे लेने हैं। कोई ना दे तो आपके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है। जब तनख्वाहें नहीं आप दे पाएंगे तो कैसे इतना बड़ा जहान चलाएंगे? तो इसके दो ही तरीके जो बेहतरीन तरीके हैं, जो बार बार हम कहते हैं कि इस हुकूमत से, बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर से, कि प्राइम मिनिस्टर इस निज़ाम के ऊपर चलकर आप मुल्क को खुशहाली नहीं दे सकते। अगर आप सस्ताई करना चाहते हैं तो पहले नंबर पे तो ये अयाशियाँ बंद करें। ये 10-10, 20-20, 30-30 लाख रुपया अयाशियाँ बंद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मदीना की रियासत के तहत सबकी एक जैसी तरह करें। और दूसरा जितने लुटेरे हैं इनको ला के डी चौक में सही पॉलिसी वाज़ेह करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। IMF के पास गवर्नमेंट जो है दोबारा से जा रही है और देखना यह है कि अब नई पॉलिसी क्या नाफिज होती हैं, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है और फिर अब मजीद जो पॉलिसी वो देंगे उसके ऊपर हुकूमत किस तरह से चलती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।